हेलो बच्चों, ज्ञान तक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 3 स्वास्थ्य एक मूल्य निधि अमूल्य निधि चैप्टर के छोटे क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके चैप्टर के बीच में से निकाले गए हैं और आप इनको समझ के पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? मतलब स्वस्थ होना सही मायने में किसे कहा जाता है? स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना। इसका मतलब है कि बीमारियों का न होना सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, इसके साथ साथ हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मानसिक संतुलन ठीक ठाक हो और हमारे एक दूसरे के साथ जो संबंध है वो भी अच्छे हों, तो हम एक व्यक्ति को क्या बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ठीक है, इसका मतलब ये है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, रोगजनक किसे कहते हैं? रोगजनक वो होते हैं बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों, जैसे कि बैक्टीरिया जिसको हम जीवाणु बोलते हैं, वायरस, विषाणु, कवक को रोगजनक कहते हैं। मतलब वो सूक्ष्म जीव जो बीमारियों को फैलाते हैं, पैदा करते हैं, उनको हम रोगजनक बोलते हैं। ठीक है, अगला है संक्रामक रोग क्या है? संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ठीक है, मतलब उनके संपर्क में आने से, उनके टच करने से या फिर हवा के थ्रू जो है वो फैल सकते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं संक्रामक रोग। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 4, असंक्रामक रोग। इसका उल्टा होता है, आप सभी को नाम से ही पता लग रहा है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ना फैले। और उनके एग्जाम्पल जैसे इसने दे रखे हैं, कैंसर हो गया है ना, और हमारा मधुमेह जिसको हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं इंग्लिश में, और ठीक है, ये सारे जो है वो असंक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, संक्रामक रोगों के 2 उदाहरण दो। मतलब जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं, जैसे कि टाइफाइड हो गया आपका, और आपका चिकन पॉक्स हो गया जिसको चेचक भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हमारी फेस के ऊपर जो है वो दाने से निकल आते हैं और फफोले में हो जाते हैं, फफोले से हो जाते हैं हमारे फेस के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, और उसके बाद वो थोड़े ब्लैक ब्लैक से होने या फिर जो डार्क ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6, असंक्रामक रोगों के 2 उदाहरण दें। उनमें है हमारा मधुमेह और अस्थमा, हमने पहले ही देख लिया। कैंसर, मधुमेह और अस्थमा तीनों जो हैं हमारे असंक्रामक रोग है। अगला है वाहक का क्या अर्थ होता है? अगला क्वेश्चन हमारा 7वां क्वेश्चन है कि वाहक का क्या अर्थ होता है। 7वां क्वेश्चन देख रहे हैं हम। वाहक वाहक कौन होते हैं? जो बीमारियों को लेके आते हैं। कौन लेके आता है? मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, जो कि गंदी जगह पे बैठते हैं, खराब जगह पे बैठते हैं जहाँ पे बहुत सारे कीटाणु होते हैं, और वो हमारे खाने के ऊपर बैठ जाते हैं और हमें बीमार कर देते हैं। वे कीट जैसे कि मच्छर, मक्खी, जो रोगजनक कौन थे? सूक्ष्म जीव जो कि बीमारियों को पैदा करते हैं, को एक जगह से दूसरी जगह पर फैलाते हैं, उनको हम वाहक बोलते हैं। ठीक है, अगला 8वां क्वेश्चन है हमारे पास, मलेरिया किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो मलेरिया हमारा प्रोटोजोआ नामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है। हमारे पास कितने टाइप के सूक्ष्म जीव होते हैं? हमारे पास 5 प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। एक होता है हमारा जीवाणु, एक होता है विषाणु, एक होता है प्रोटोजोआ, एक कवक और एक हमारा शैवाल। ठीक है, तो हमारे पास 5 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया जिसके कारण होता है वो प्रोटोजोआ होता है, सूक्ष्म जीव। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, डेंगू फैलाने वाले मच्छर का मुख्य बचाव क्या है? डेंगू से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मच्छरदानी का उपयोग करना चाहिए और अपने आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए।
क्योंकि अगर पानी जमा नहीं होगा तो उनको गुणन करने में मुश्किल होगी, और जिससे जो है मच्छर जो है हजारों की तादाद में नहीं फैलेंगे। और कौन से मच्छर के काटने से डेंगू हो जाता है, हम हमें कमेंट करके बता सकते हो आप लोग। अ, वरना फिर मैं अगली वीडियो के अंदर उसका उत्तर बताऊंगी आपको, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? टीकाकरण क्यों करवाया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को हानिकारक कीटाणुओं को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना। प्रतिरक्षा, पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रतिरक्षा प्रणाली क्या है। प्रतिरक्षा वो होती है जो हमारे शरीर की प्राकृतिक क्षमता होती है रोगों से लड़ने की, उसे हम प्रतिरक्षा बोलते हैं। तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है को हानिकारक कीटाणुओं को पहचानने और उनसे लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना। मतलब कई बार हमारा शरीर जो है सारे के सारे रोगाणुओं या कीटाणुओं को नहीं पहचान पाते हैं, तो उसके लिए बाहर से हमें क्या करना पड़ता है? टीकाकरण करना पड़ता है, ताकि वैसे कीटाणु मृत अवस्था में या फिर थोड़े आधे अधूरे से जो है उसका उनका कुछ अंग जो है हमारे शरीर में प्रवेश करवाया जाता है, ताकि हमारा शरीर उन्हें पहचान सके। जब भी आगे वैसी कोई बीमारी हमारे अंदर एंटर करने को हो या हमारे शरीर में प्रवेश करने वाली हो, तो हमारे शरीर को पहले ही पता लग जाए कि ये वो वाला सूक्ष्म जीव है या वैसा रोगाणु है या कीटाणु है जिससे हमें कैसे लड़ना है, ठीक है, अपनी रक्षा करनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। पहली वैक्सीन की खोज किसने की थी? पहली वैक्सीन की खोज जो है, या फिर वैक्सीन को हम हिंदी में बोल सकते हैं पहले टीके की खोज किसने करी थी, है ना। तो पहले टीके की खोज करी थी एडवर्ड जेनर ने। उन्होंने सबसे पहले चेचक नामक बीमारी के लिए टीका बनाया था, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने ये किया था। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी की, ये आ गया वही क्वेश्चन दोबारा, 12वां क्वेश्चन जिसको हमने कर भी लिया है, तो आप देख लेना। स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, छोटी माता बोल देते हैं हमारी देसी लैंग्वेज में। अगला है कक्षा 13, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। एंटीबायोटिक क्या है? प्रतिजैविक क्या होते हैं? वे दवाएं जो बैक्टीरिया को मारती है या फिर जीवाणुओं को मारती है और उनकी वृद्धि को रोकती है, उनको प्रतिजैविक बोलते हैं। प्रतिजैविक जो है स्पेशली जीवाणुओं के लिए होती है और उनको मारने और उनकी वृद्धि को रोकने के लिए यूज की जाती है। अगला है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 14। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज जो है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी 1928 में, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी सन 1928 में, जो कि क्या है, एक दवाई है, एक प्रतिजैविक है, ठीक है। कक्षा आगे है क्वेश्चन नंबर 15। क्या एंटीबायोटिक दवाएं वायरस पर काम करती है? प्रतिजैविक दवाएं सिर्फ जो है वो जीवाणुओं पर ही काम करती है, विषाणुओं के ऊपर यह कोई कार्य नहीं करती है, ठीक है। अगला 16वां क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा क्या है, जिसकी हम बात कर रहे थे। तो बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की जो प्राकृतिक क्षमता है उसी को हम प्रतिरक्षा बोलते हैं, ये हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था। तो उसके बाद है प्रश्न नंबर 17। भारत में मधुमेह बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? डायबिटीज बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? हमारा खान पान है सबसे ज़्यादा तो, और शरीर में व्यायाम की कमी और मोटापा ज़्यादा होने की वजह से हमें क्या हो रही है? डायबिटीज हो रही है। प्रश्न नंबर 18 है, बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन टाइम का एक बुरा प्रभाव क्या हो सकता है? आप बता सकते हो नीचे। एक तो आंखें जो है वो खराब हो जाती है, नींद जो है वो कम आती है, ठीक है। तो आंखें खराब हो सकती है, या फिर
और नींद कम आना, ये दो कारण जो है वो ज़्यादा टीवी, फोन या फिर वैसी स्क्रीन जो है वो देखने से होता है। प्रश्न नंबर 19 है, संतुलित आहार क्या है? तो वह भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में फल, सब्जियां और साबुत अनाज शामिल हो। संतुलित आहार वैसे वो होता है जिसके अंदर हमारे पास भरपूर मात्रा में जो पोषक तत्व है वो उपलब्ध हो, ना तो ज़्यादा मात्रा में हो और ना ही कम मात्रा में हो, जिसमें हम फल, सब्जियां और अनाज को, जो साबुत अनाज है या फिर अम, अनाज जो हमारे लिए अच्छे हैं, उनको इंक्लूड कर सकते हैं, उनको शामिल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य का आधार क्या है? आयुर्वेद ने एक डेफिनेशन दी थी स्वास्थ्य की, वो क्या है? शरीर, मन और हमारे आसपास के वातावरण का जो संतुलन है, वही एक स्वस्थ जो है आत्मा या फिर स्वस्थ शरीर या फिर हमारे स्वस्थ स्वास्थ्य को बनाती है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, दिनचर्या का क्या अर्थ है? दिनचर्या का क्या अर्थ होता है आपको सभी को पता होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, स्वस्थ रहने के लिए पालन की जाने वाली दैनिक दिनचर्या, मतलब हम पूरे दिन में स्वस्थ रहने के लिए या फिर वैसे भी जो जो भी चीज़ें करते हैं वो हमारी दिनचर्या है। ठीक है, तो हम अगर ज़्यादा जंक फूड या फिर ज़्यादा हमारा जो है अस्वस्थ भोजन खाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इससे हम बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो हमारी दिनचर्या जो है वो अच्छी नहीं है। अगर हम हमारी दिनचर्या में बदलाव करें तो हम जो है स्वास्थ्य को और अधिक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 22, हाथ धोने से संक्रमण का खतरा कितना कम हो जाता है? तो हाथ धोने से जो संक्रमण है वो 50% तक कम हो जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्षण और संकेत में क्या अंतर है? लक्षण क्या होता है और संकेत क्या होता है? लक्षण वह है जो हम महसूस करते हैं, जैसे दर्द हो गया या फिर कहीं सूनापन आ गया या फिर जैसे हाथ, उंगलियों के नाखूनों में कोई परिवर्तन है, या आंखें जो है वो उनका रंग चेंज हो गया है, रंग बदल गया है, पीलापन आ गया है, जीभ के कलर में कोई चेंज आ गया है, तो वो हमारे पास क्या है, लक्षण है। संकेत क्या है? जैसे कि जिन्हें हम माप माप सकते हैं वो संकेत हैं, जैसे बुखार है उसको हम थर्मामीटर लगा के माप सकते हैं कि कितने डिग्री हो गया है। ठीक है, वो हमारे पास क्या है, संकेत है। अगला है प्रश्न नंबर 24, पुराने रोग किसे कहते हैं? पुराने रोग वो होते हैं जो लंबे टाइम तक चलते हैं, 3 महीने से अधिक तक चल सकते हैं, वैसे रोगों को हम क्या बोलते हैं, पुराने रोग, जो कि लंबे टाइम तक चलते हैं और उनके ठीक होने के आसार जो है वो कम होते हैं, मतलब लंबे टाइम के बाद ही ठीक होते हैं वो। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 25, वायु के माध्यम से फैलने वाले एक रोग का नाम बताइए। तो सामान्य जो हमारा जुकाम होता है वो वायु के थ्रू हम तक पहुंच सकता है या फैल सकता है। प्रश्न नंबर 26 है, दूषित पानी और भोजन से कौन सा रोग हो सकता है? हैजा हो सकता है और हेपेटाइटिस ए हो सकता है। हैजा के अंदर सबको पता है उल्टियाँ वगैरह आती है, और हमारा दूसरा है हेपेटाइटिस ए। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 27, प्रतिजैविक प्रतिरोध क्या होता है, या एंटीबायोटिक प्रतिरोध क्या होता है? ठीक है, तो हमारे पास जब बैक्टीरिया या जीवाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, मतलब उनके ऊपर असर करना बंद कर देते हैं, जब बैक्टीरिया या जीवाणु एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी हो जाते हैं, मतलब कि उनके उनके ऊपर दवाओं का जब असर होना बंद हो जाता है, और तब उनको बोलते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी। ठीक है, AQI का पूर्ण रूप क्या है? AQI का पूर्ण रूप क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, कि हमारी जो वायु है वो कितनी
रहने लायक है और कितनी जो है दूषित हो गई है, ठीक है। उसको बोलते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स या फिर क्या बोलेंगे, वायु गुणवत्ता सूचकांक। प्रश्न नंबर 29 है, भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मधुमेह से पीड़ित है? मतलब जिनको डायबिटीज हो गई है, लगभग 11.4% जनसंख्या। अगला है ये हमारा फिट इंडिया मूवमेंट का क्या संदेश है? फिट इंडिया मूवमेंट सबसे पहले तो पता होना चाहिए होता क्या है। भारत सरकार ने खेलों और एक्सरसाइज या योगा वगैरह के थ्रू भारत को फिट बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया था 29 अगस्त 2019 को, ताकि हमारा जो पूरा भारत है वो स्वास्थ्य की तरफ बढ़े और स्वस्थ बने। तो यहाँ पर आहार में तेल, और उसका संदेश क्या था कि आहार में तेल और चीनी की मात्रा को कम किया जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, हमारी बीमारियों के कारण बन रहे हैं आज के टाइम में। क्योंकि पहले जो है वो